हेलो फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 एमसीक्यूज ऑफ फाइनेंस, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम खासकर कि यूजीसी नेट कॉमर्स के पेपर में पूछे जा सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आपके हमने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे कॉमर्स से रिलेटेड हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे उनको आगे आने वाली वीडियोज़ का भी पता चले और उनकी स्टडी में हेल्प मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट करेंट रेशियो इज। तो जो करेंट रेशियो होता है, ये आपका रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटी। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन ये आपका ठीक है, करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द, यहाँ ही नहीं है, ये द है, द सिम्टम्स ऑफ लार्ज इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन एंड एंटीसिपेशन ऑफ प्राइस राइज इन फ्यूचर विल बी इंडिकेटेड बाय। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इसको क्वेश्चन से ही देख लिए। इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन, अगर उसमें प्राइस राइज होता है तो उस वो आपका किस रेशियो से इंडिकेट होगा। तो जब इन्वेंट्री की बात हो रही है तो वहाँ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का काम आएगा, वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से इंडिकेट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। The comparison of financial data of same time period of different organizations engaged in similar business। तो अगर हम फाइनेंशियल डेटा है, सेम टाइम पीरियड का फाइनेंशियल डेटा है किसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, तो हम उसको कौन सा एनालिसिस बोलते हैं इनमें से, टाइम सीरीज, क्रॉस सेक्शनल या स्पेटिकल। अब उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस क्या होता है, जब हम किसी दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का सेम टाइम पीरियड का फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज कर रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं, वो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस है। और टाइम सीरीज एनालिसिस किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन का होता है, जो कि आपका जैसे कोई टाइम पीरियड है 2000 टू 2015, तो ये टाइम सीरीज एनालिसिस है। स्पेटिकल डेटा एनालिसिस में क्या होता है, स्पेटिकल डेटा एनालिसिस में किसी कंपनी की जोग्राफिकल, किसी कंपनी की आपकी टोपोलॉजिकल, इसमें उस एनालिसिस का डिस्क्राइब किया जाता है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, जैसा मैंने बताया इसको रिलेटिव एनालिसिस भी बोलते हैं। क्रॉस सेक्शनल को रिलेटिव एनालिसिस भी बोलते हैं। इसमें कंपेरिजन होता है पर्टिकुलर मेट्रिक का अवेलेबल इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहा गया है कि वन कंपनी विद द करेस्पॉन्डिंग मेट्रिक ऑफ अनदर कंपनी, मतलब एक कंपनी के फाइनेंशियल डेटा का दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल डेटा के साथ कंपेरिजन करेंगे तो वो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कहलाता है। अब जो नेक्स्ट है, स्पेटिकल एनालिसिस में क्या बताया था, स्पेटिकल स्टैटिक्स भी बोलते हैं। इसमें ज्योमेट्रिक या ज्योग्राफिक या टोपोलॉजिकल एनालिसिस किया जाता है। तो ये डिफरेंस है इनमें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स इनमें से कौन सी है, लाइव स्टॉक, वैल्यू स्टॉक, इनकम स्टॉक या ऑल ऑफ द अबव। वैल्यू स्टॉक कोई होती है एसेट्स या इनकम स्टॉक, नहीं। तो लाइव स्टॉक आपकी फिक्स एसेट्स होती है। इसमें जो भी लाइव एनिमल्स है या कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसमें लिव है, वो लिव स्टॉक है, एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एजम्पशन। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये इन्वेंट्री कंट्रोल में यूज की जाती है। इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक है, उसकी क्या क्या आपकी लिमिटेशंस हैं, इनमें से जो चार दिए हुए हैं। डिमांड्स में वेरी थ्रू आउट द ईयर, इट एज्यूम्स दैट द स्टोरेज स्पेस इज अनलिमिटेड, प्राइस ऑफ मटेरियल्स चेंज थ्रू आउट द ईयर। जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ये क्या एज्यूम करती है कि डिमांड कांस्टेंट रहेगी आपकी थ्रू आउट द ईयर, लेकिन नहीं, ये लिमिटेशंस है। डिमांड में वेरी थ्रू आउट द ईयर, इट एज्यूम्स दैट द स्टोरेज स्पेस इज अनलिमिटेड। ये क्या एज्यूम्स करती है कि स्टोरेज स्पेस है वो अनलिमिटेड है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। स्टोरेज स्पेस कभी भी अनलिमिटेड नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो लिमिटेड ही रहेगा। प्राइस ऑफ मटेरियल्स चेंज थ्रू आउट द ईयर, मटेरियल का प्राइस है वो चेंज हो सकता है थ्रू आउट द ईयर, हो सकता है, लेकिन ये ऐसा एज्यूम नहीं करती है, तो ये इसकी लिमिटेशंस है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर ठीक है। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ये ठीक आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेट्स हेल्ड बाय अ बिजनेस विच कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कैश विदाउट डिस्टर्बिंग द नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस। ये पूछ रहा है इसमें से कौन सी ऐसी एसेट्स है जिसको हम कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं
विदाउट डिस्टर्बिंग द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। तो टेंजिबल एसेट्स को कर सकते हैं? नहीं, टेंजिबल एसेट्स को नहीं कर सकते हैं, उससे आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस डिस्टर्ब अवश्य होगा। इंटेंजिबल को नहीं कर सकते, फिक्स को नहीं कर सकते, लेकिन करंट एसेट्स को इजीली कर सकते हैं। करंट एसेट्स की क्या डेफिनेशन होती है? जिनको हम इजीली 1 ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकें, इसलिए करंट एसेट्स ही इसमें से एक ऐसी एसेट्स है जिसको हम विदाउट डिस्टर्ब द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिटर्न विच द कंपनी पेज ऑन बोरोड फंड्स इज टर्म्ड एज। कंपनी है, रिटर्न है, वो अगर अपने बोरोड फंड्स पे करती है तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं उसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के क्या टाइप हो सकते हैं? डाइवर्सिफिकेशन करना, रिप्लेसमेंट करना, एक्सपेंशन करना, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से जो इसका ठीक आंसर है, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं वहाँ भी ये कैपिटल बजटिंग है, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं वो भी कैपिटल बजटिंग है, या एक्सपेंशन कर रहे हैं वो भी कैपिटल बजटिंग है। तो ये आपके तीनों ही ऑप्शन ठीक हैं, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ कैश। मतलब हम किसी फर्म में या किसी कंपनी में एक्सटर्नल सोर्सेज कहाँ कहाँ से आ सकते हैं कैश के? तो लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें भी ये सारे आंसर ठीक हैं। लॉन्ग टर्म लोन भी ले सकती है कंपनी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी ले सकती है, और न्यू शेयर्स को इश्यू भी कर सकती है। तो ये तीनों ही ऑप्शन ठीक हैं, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टोटल कॉस्ट डेट अराइजेज व्हेन द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट इज कॉल्ड। अगर हम 1 यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ा दें तो उससे जो कॉस्ट अगर होगी उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट, वो मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि अगर 1 यूनिट का प्रोडक्शन और बढ़ा दें तो उससे जो कॉस्ट अगर होगी उसको क्या बोलेंगे? मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट एसेट्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज। करंट एसेट्स को हम इनमें से और क्या बोलते हैं? तो करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं, लिव स्टॉक बोलते हैं। इन्वेंट्री तो करंट एसेट्स होती है, लिव स्टॉक नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो सकता। अगर शॉर्ट टर्म है तो उसको करंट एसेट में लेंगे, लॉन्ग टर्म को नहीं। लेकिन वर्किंग कैपिटल भी कौन सी वाली? ये ऑप्शन थोड़ा इनकम्प्लीट है। वर्किंग कैपिटल भी नेट वर्किंग कैपिटल होगी जब वो करंट एसेट्स को मानी जाएगी। अगर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है तो उसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो अगर इसका ठीक आंसर अगर बिल्कुल एक्यूरेट है वो नेट वर्किंग कैपिटल है, यहाँ इनकम्प्लीट रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेज इनवर्ट इज नॉर्मली डेबिटेड टू। कैरेज इनवर्ट को हम किस अकाउंट में इनमें से डेबिट करते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो कैरेज आउटवर्ड को किया जाता है, इनवर्ड को नहीं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और इसको डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से चार्ज किया जाता है, इसलिए कैरेज इनवर्ड को हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट्रोजीनियस कैश फ्लोज कैन बी मेड कंपेरेबल बाई। हेट्रोजीनियस कैश फ्लो का मतलब, जैसे किसी एक साल में आपको 5,000 रुपये का कैश फ्लो, किसी अब नेक्स्ट ईयर में 10,000 का, फिर 15 ईयर का, मतलब कैश फ्लो सिमिलर नहीं है किसी भी ईयर में, तो वो हेट्रोजीनियस कैश फ्लो है। तो उसके लिए हम उनको कंपेयर करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज कर सकते हैं? डिस्काउंटिंग का, कंपाउंडिंग का, या फिर दोनों का, आइदर ए और बी, इनमें से कोई भी। तो इनमें से किसी भी टेक्निक का यूज करके हम उनको हेट्रोजीनियस को कंपेयर कर सकते हैं कैश फ्लोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज इज ट्रू। 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड कैपिटल बजटिंग आर सेम, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर लॉन्ग टर्म डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर रिवर्सिबल इन नेचर, कैपिटल बजटिंग डिसीजन डू नॉट अफेक्ट द फ्यूचर। तो अब ये फोर्थ है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन डू नॉट अफेक्ट द फ्यूचर, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। फ्यूचर के लिए तो ये हमने किया ही है कैपिटल बजटिंग अपना। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर रिवर्सिबल नेचर, ये भी रॉन्ग है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन लॉन्ग टर्म डिसीजंस, ये भी रॉन्ग है। नहीं, ये तो रॉन्ग नहीं है, लॉन्ग टर्म डिसीजंस तो होता है भाई कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ये तो ठीक आंसर है। तो इसका केवल ओनली सेकंड आपका राइट आंसर है, ओनली सेकंड, दिस इज द राइट आंसर। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल बजटिंग आर सेम, नहीं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं लेकिन कैपिटल बजटिंग हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, तो ये सेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंडिकेट्स डैश। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या इंडिकेट करती है? पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है ये पता होना जरूरी है, वही फिर आप बता पाओगे कि वो क्या इंडिकेट करती है। ए यूनिट ऑफ मनी ऑब्टेन टुडे इज वर्थ मोर देन अ यूनिट ऑफ मनी ऑब्टेन इन फ्यूचर। जो हमारे पास आज पैसे की वैल्यू है वो पैसे की वैल्यू ज़्यादा है जब हम उसको फ्यूचर में यूज़ करेंगे, मतलब जो फ्यूचर में पैसा मिलेगा उसकी आज वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी बताता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी सपोर्ट्स द कंपैरिजन ऑफ कैश फ्लो रिकॉर्डेड एट डिफरेंट टाइम पीरियड बाय। टाइम वैल्यू ऑफ मनी सपोर्ट्स द कंपैरिजन ऑफ कैश फ्लो रिकॉर्डेड एट डिफरेंट टाइम पीरियड बाय। तो इसके लिए हम डिस्काउंट भी कर सकते हैं, कंपाउंड भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है आइदर ए और बी। हम इसके थ्रू इनको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को डिसाइड कर सकते हैं, या तो जो कैश फ्लो है उनको डिस्काउंट करो या फिर कंपाउंड करो। तो यूजिंग आइदर ए और बी। नेक्स्ट ऑप्शन, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इन चारों में से क्या है? डिवेंचर चीपेस्ट सोर्स है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस है, रिटेन अर्निंग है। तो जैसा कि आप जानते होंगे रिटेन अर्निंग को हमको मतलब इससे पैसा इकट्ठा करने के लिए फिर से हमको अपना कोई भी प्रॉस्पेक्टस इश्यू नहीं करना पड़ता, कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। ये अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही शेयर इश्यू करके किया जाता है। मतलब रिटेन अर्निंग क्या है? जो हमने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं किया है, पैसा बचा के रख लिया, तो उसमें हमारे कोई कॉस्ट लगती है नहीं। तो ये सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिसीजन टू एक्वायर अ न्यू एंड मॉडर्न प्लांट टू अपग्रेड एंड ओल्ड वन डिसीजंस। अगर कोई हमारे पास न्यू एंड मॉडर्न प्लांट को हम अपग्रेड करना चाहते हैं किसी ओल्ड वन के साथ, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होता है वो हमारा इन्वेस्ट डिसीजंस के अंदर आता है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल लीवरेज इज कॉल्ड फेवरेबल इफ। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होती है? ये आपका तीन तरह की लीवरेज होती हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड। ऑपरेटिंग होती है EBIT अपॉन EBT, नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT ऑपरेटिंग होती है। फाइनेंशियल EBIT अपॉन EBT, फाइनेंशियल EBIT अपॉन EBT। तो जब डेप्ट ROI इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेप्ट, तो फाइनेंशियल लीवरेज को हम फेवरेबल करेंगे। मतलब जो हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है वो ज़्यादा है लेकिन कॉस्ट ऑफ डेप्ट हमारी कम है, तो फाइनेंशियल लीवरेज हमारा हमेशा फेवरेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर इंस्टेबिलिटी इन करेंसी इज कॉल्ड एट। मगर करेंसी है उसमें ज़्यादा इनस्टेबिलिटी है, उसकी वैल्यू जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, मतलब स्टेबल नहीं है, तो उससे हमारे पास कौन सा रिस्क होने के ज़्यादा संभावना है? करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क ही होगा भाई, करेंसी की बात हो रही है, करेंसी स्टेबल नहीं है तो। नेक्स्ट, फाइनेंस फंक्शंस कंप्राइजेज। फाइनेंस फंक्शन में कौन सा इसमें से काम किया जाता है? सेल्फ कस्टडी ऑफ फंड्स ओनली, एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स ओनली, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फाइनेंस ओनली, या प्रोक्यूरमेंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ फंड्स। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो प्रोक्यूरमेंट ऑफ फाइनेंस ओनली। फाइनेंस फंक्शन के अंदर केवल फाइनेंस फंक्शन का ही काम किया जाएगा। अब ये नहीं कि प्रोक्यूरमेंट इफेक्टिव यूज नहीं किया जाता है, फेवर प्रोक्यूरमेंट ऑफ फाइनेंस का काम करेंगे, उसका हम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते फाइनेंस फंक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन टेक्स इनटू अकाउंट। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंस मैनेजमेंट के दो होते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। यहाँ बात हो रही है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स का। उसमें से क्या क्या चीज़ें ली जाती हैं? अमाउंट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बिल्कुल लिया जाता है, टाइमिंग्स ऑफ एंटिसिपेटेड रिटर्न्स ये भी लिया जाता है, रिस्क एसोसिएटेड विद अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न ये भी लिया जाता है। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस मैनेजमेंट मेनली फोकसेज ऑन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इसमें से मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वो मतलब मेनली फोकसेज किस पे करता है? एफिशिएंट मैनेजमेंट पे भी करता है, लेकिन हमें यहाँ मेनली फोकस किसके पड़ता है वो आंसर बताना है। तो ये जो डी ऑप्शन है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्वायरिंग एंड यूजिंग मीन्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटी, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं, ये तो वही है। अदर थिंग्स रिमेनिंग इन द सेम एंड इंक्रीज इन द टैक्स रेट ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट विल। अगर और सारी चीज़ें आपकी सेम हैं और टैक्स रेट आपकी इंक्रीज हो रही है, तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट पर आपका क्या होगा? कॉर्पोरेट बिल, उससे जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट है उससे इसमें से क्या होने की संभावना है? तो क्या होगा उससे? मेक द डेप्ट रिलेटिवली चीपर। जो डेप्ट है आपका, डेट डिवेंचर या आपने लोन से लिया हो वो भी डेट है, तो वो आपका चीपर हो जाता है। क्यों? का कॉस्ट है तो उससे आपको टैक्स एडवांटेज मिलता है ना, डिवेंचर पे अगर इंटरेस्ट है तो उस पर टैक्स एडवांटेज मिलता है, इसलिए वो आपका चीपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है आपका, हमने 25 MCQ कराए हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। कंपनीज विद अ हायर ग्रोथ पोटेंशियल आर लाइकली टू पे लोअर डिविडेंड्स, पे हायर डिविडेंड, डिविडेंड्स आर नॉट अफेक्टेड डाउन ऑफ द एबव। ये डिविडेंड के मॉडल हैं, गॉर्डन का और आपका है MM का, दो मॉडल बताए गए हैं। तो ये गॉर्डन का मॉडल है आपका। उन्होंने क्या बताया है गॉर्डन ने मॉडल में? जो कंपनी का हायर ग्रोथ पोटेंशियल है, जिसके प्रॉफिट ज़्यादा हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रिटेन करेगी। तो इसका आंसर है पे लोअर डिविडेंड। और इसका रिवर्स कर दो, जिसके आपके कम प्रॉफिट है, लोअर ग्रोथ है, तो वो हायर डिविडेंड्स अपने
शेयर होल्डर्स को पे करेगी। इसका सीधा सीधा रीज़न है, जिसका कंपनी का हाई प्रॉफिट है, शेयर होल्डर को ये बिलीव रहता है कि अब ये कंपनी लॉन्ग रन तक चलेगी, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट की डिमांड नहीं करता है। लेकिन जो कंपनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रही है, शेयर होल्डर को चिंता रहती है कि कब कंपनी आपकी डिजॉल्व हो जाए, तो उसको डिविडेंड देकर कंपनी थोड़ा शांत कर देती है। तो इसलिए वजह से ये आपका है। तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में हमने फाइनेंस के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ को देखा और उनका एक्सप्लेनेशन के साथ उनके आंसर को क्लैरिफाई करने का कोशिश की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।